Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. एंड गाइस आज के हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के पेपर 1 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट 10 डिस्कस करेंगे। यहाँ हम आपके एज यूजुअल 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ उसके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाए वो आपको हेल्पफुल रहे। एंड फर्स्टली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग 2 टाइम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड टाइम है जो आज हम इस क्वेश्चन को अगेन डिस्कस करेंगे और ये आपका PYQ क्वेश्चन है। इस बार ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या होगी कि वो पंक्चुअल होगा और उसमें सिंसियरिटी हो, उसमें कंटेंट मास्टरी हो, या फिर कंटेंट मास्टरी और वो भी हो और रिएक्टिव भी हो, और कंटेंट मास्टरी और सोशिएबल हो। तो देखिए हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर आपका कंटेंट मास्टरी था, तो इसलिए यहाँ पर भी आप कंटेंट मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन तो सेम ही है, हर बार यही पूछा है कि इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है गुड टीचर की, लेकिन ऑप्शंस हमेशा अलग अलग रहे हैं, तो हम एक आंसर को रट नहीं सकते कि अगर गुड टीचर की बात आएगी तो हम कंटेंट मास्टरी ही लगा देंगे सिर्फ, ठीक है। लास्ट टाइम आपका आंसर कंटेंट मास्टरी था, इस बार भी ऑप्शन में कंटेंट मास्टरी दिया है सो एज टू कंफ्यूज, ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं और उनका अच्छे से उनको एनालाइज करना है ताकि आंसर जो वो आप ठीक लगा सकें। तो देखिए पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी होनी चाहिए टीचर में, अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छे टीचर की इम्पॉर्टेंट क्वालिटी में ये नहीं आता पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है पंक्चुअलिटी की अगर हम बात करें कि टीचर तो आपका बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ठीक है, उसे नॉलेज बहुत होती है, एक्सप्लेनेशन वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इफ़ेक्ट्स या फिर ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स वो कभी कभी कॉलेज आने में लेट हो जाता है, या फिर हेल्थ इफ़ेक्ट्स रहते हैं टीचर्स में। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया होगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ पर प्रोफेसर्स जो होते हैं वो आपके PhD होते हैं, और PhD प्रोफेसर्स होने पर उनका जो एज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ पर एज फैक्टर जो है वर्क करता है। तो अगर आपकी क्लास मान लीजिए ऊपर है, मतलब आपका फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर क्लास है, तो यहाँ पर ऐसे टीचर्स को क्लास में पहुँचने में देरी हो जाती है, तो इसलिए हम पंक्चुअलिटी को इम्पॉर्टेंट क्वालिटी नहीं मानेंगे गुड टीचर की। नेक्स्ट कंटेंट मास्टरी, यस कंटेंट मास्टरी को मानेंगे, क्योंकि जो भी कंटेंट मास्टर आपको पढ़ाने आ रहा है उसमें उसको मतलब उसके बारे में वो सब कुछ जानता हो। मास्टर्स का मतलब क्या होता है? मास्टर्स का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ को वो बता रहा है उस चीज़ के बारे में वो सब कुछ जानता हो। आप लोग MSc करते हो मतलब, तो उसको बोलते हैं आप मास्टर्स ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ आर्ट, तो उसका मतलब क्या है कि साइंस के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई अगर आपने मास्टर कर लिया तो, ठीक है। तो वही है कि कंटेंट मास्टरी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो रिएक्टिव भी होना चाहिए। यहाँ ये वर्ड रिएक्टिव होकर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंटेंट मास्टरी तो होगी उसमें, ठीक है, उसे कंटेंट के बारे में सब कुछ आता होगा, लेकिन अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसका जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं होगा,
तब भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि ये रिएक्टिव लगने से ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ठीक है, सोशिएबल की यहाँ पे कोई बात नहीं करनी, समाज सेवा करने नहीं आया है, टीचर आपको लर्निंग कराने आया, आपको अधिगम देने आया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। अब जो टीचर का एडजस्टमेंट होता है उसमें प्राइमरी टीचर के एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के एडजस्टमेंट के लिए किसके साथ लाई करती है? टीचर किसके साथ एडजस्टमेंट करेगा? चिल्ड्रन के साथ नहीं, चिल्ड्रन के साथ तो वो कोई एडजस्टमेंट करेगा ही नहीं। चिल्ड्रन, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें बच्चे को, स्टूडेंट को ध्यान में रखते ही अपना लेसन प्लान बनाना है, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सारी बातें हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं रहेंगे, चिल्ड्रन के साथ तो वो कोई एडजस्टमेंट करेगा ही, जो कुछ होगा सब कुछ चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टीचर हिमसेल्फ, अरे वो अपने साथ ही क्या एडजस्टमेंट करेगा, कोई खुद के साथ क्या, वो अपने साथ क्या एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कम्युनिटी जब पढ़ाने स्कूल में आ रहा है या कॉलेज में आ रहा है तो उसे समुदाय से क्या मतलब, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रिंसिपल। उसको प्रिंसिपल के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। आप प्रिंसिपल ही तो उसको अगर प्रिंसिपल ने, मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने बोला था कि आप आज ज्योग्राफी में लेसन 2 पढ़ाएंगे, ठीक है, टीचर सोच के आया था मैं लेसन 1 पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल ने बोल दिया आप लेसन 2 पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर टीचर को प्रिंसिपल के साथ एडजस्टमेंट करना होगा और अब टीचर एक ऐसा रास्ता निकालेगा कि वो लेसन 2 भी पढ़ा दे और लेसन 1 को भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि लेसन 1 पढ़ाना ज़रूरी है लेसन 2 को पढ़ाने से पहले। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एज पर द एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द स्टाफ स्ट्रेंथ क्या रहनी चाहिए 100 स्टूडेंट्स के लिए। बीएड लेवल की अगर हम बात करें तो 100 स्टूडेंट्स पर कितने टीचर्स होने चाहिए एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 1+10 यानी कि 11 टीचर्स। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का 11 टीचर्स का मतलब 1+10 का मतलब यहाँ पर है कि 1 प्रिंसिपल एंड 10 टीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रिसर्च हैज शोन दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर्स इज। रिसर्च ने बताया है कि जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं टीचर्स में जो नर्वस इंस्टेबिलिटी होती है उसकी वजह से, वो क्या होता है जब से टीचर्स जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स को बहुत कुछ आता है, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को देख के थोड़ा नर्वस फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा स्टूडेंट मुझसे ना पूछ ले जिसका मैं आंसर ना कर पाऊँ। ठीक है, ये नर्वस इंस्टेबिलिटी उनमें रहती है कि कहीं बच्चा मुझसे कुछ ऐसा ना पूछ ले जिसका मैं आंसर ना कर पाऊँ। तो इस केस में क्या होता है, क्या टीचर के साथ, तो यहाँ पर इस केस में क्या डाइजेस्टिव अपसेट होता है, कि एक्सप्लोसिव बिहेवियर होता है, फटीग होता है, वरी होता है। तो देखिए, जब टीचर को नर्वस इंस्टेबिलिटी होती है, जब टीचर को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट मुझसे कुछ ऐसा ना पूछ ले जिसका मैं आंसर ना कर पाऊँ, तो इस केस में टीचर्स क्या करते हैं, रिसर्च ने ये जाना है कि इस केस में टीचर्स का बिहेवियर जो होता है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। यानी कि एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं आपके बम वगैरह होते हैं, बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब क्या करता है, बम्बार्ड होता है, फटता है। तो यानी कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव बिहेवियर से मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट कुछ पूछता है तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, उस पर भड़क जाता है कि अभी बताओ, दिख नहीं रहा, मैं कॉपीज़ चेक कर रहा हूँ, और कल मैंने बताया था, कल क्यों नहीं आया। तो इस टाइप से जब टीचर आप पे कभी कभी एक्सप्लोसिव, मतलब आप
पे भड़कने लगता है तो उसका जो रीज़न होता है वो क्या, कि टीचर जो है वो नर्वस है, उसको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जो पूछने आए हो कहीं वो उसके बारे में आपको आंसर ना कर पाए तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए वो क्वेश्चन सुनने से पहले ही आप पे भड़क जाता ताकि आप चले जाएं डर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलेबस इज एन एनेक्चर टू द करिकुलम, सिलेबस एनेक्चर होता है करिकुलम के लिए, या फिर करिकुलम जो है वो सेम होता है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम में आपकी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों आती है, जहाँ पर आप एक्टिविटीज़ भी करते हैं, आप एग्जामिनेशंस भी करते हैं। ठीक है, आप मतलब स्टडी भी करते हैं, एग्जामिनेशंस भी देते हैं, और साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हैं। आपका स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया एंड ऑल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़। अब सक्सेसफुल टीचर कौन होता है, तो सक्सेसफुल टीचर कौन होगा, जो क्वाइट होगा या फिर मतलब जो शांत रहेगा और रिएक्शन करेगा, तो ऐसा तो नहीं है। टीचर अगर शांत रहने वाला है तो फिर आप मान लीजिए कि वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के साथ तो टीचर को ऑल टाइम रिएक्टिव रहना है, हमेशा बोलते रहना है। क्लास में टीचर शांत बैठेगा तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए टीचर को कंटिन्यू, अगर मान भी लीजिए वो क्लास में अपना कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, फिर भी उसको अपनी कुछ जो अपनी टॉक करनी है वो नॉलेज रिलेटेड इशूज से करनी है। कोई इशू वो पकड़ ले, उस टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे, इस क्लास में स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लगेंगे, लेकिन टीचर्स को यहाँ पर क्वाइट नहीं रहना है। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, तो ये भी नहीं है कि उसको मतलब टॉलरेट करना आता हो और अगर पढ़ाना नहीं आता, तो ये एक सक्सेसफुल टीचर के लिए नहीं है। पैसिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसिव तो वर्ड ही रॉन्ग है, तो यहाँ भी रॉन्ग आ जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरियन। वो अपने काम को लेकर पैशनेट हो, हाँ मुझे टीचिंग करनी है, उसमें पैशन हो कि मुझे स्टूडेंट्स का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना है, मुझे इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ हर स्टूडेंट पर फोकस भी करना है। ठीक है, वो अपने काम को लेकर जो हो क्या हो, डेडिकेटेड हो और डिसिप्लिन भी उसमें हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं आपकी टीचिंग पे, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें सारे ही जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो करेक्ट नज़र आते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले ऑप्शंस को हटाना होता है, उसके बाद हम हटाते जाएंगे तो हमारा करेक्ट जो है वो अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है, तो जो भी हमें कम अप्रोप्रिएट लगे, हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है सारे ऑप्शंस में और कम अप्रोप्रिएट को कट करते चले जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब आपकी ये क्वेश्चन पैसेज पर बेस्ड है, और पैसेज को जैसे कि हम हर बार सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर पैसेज को रीड करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं और फिर हम पैसेज पर पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम रेज्ड इन द पैसेज रिफ्लेक्ट्स ऑन, यहाँ पर जो प्रॉब्लम रेज हुई है पैसेज में वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, थॉट प्रोसेस, ह्यूमन बिहेवियर, कल्चरल परसेप्शंस या फिर प्रोफेशनल ओपिनियन। According to the passage, human beings have mostly in mind observation of things, preparation of mental image, expression through language to gain knowledge. Concept means a mental image, a reality, an idea expressed in language form, all of the above. The relation of percept to concept is positive, negative, reflective, absolute. In the passage, the earth is taken as the globe, the human habitat, a celestial body या फिर a planet. Percept means direct observation through the senses, a conceived idea, ends of a spectrum या फिर an abstract image यानी कि अमूर्त इमेज, जिसको हमने देखा नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पैसेज को रीड करेंगे। The phrase what is it like stands for a fundamental thought process. How does one go about observing and reporting on things and events that occupy segments of Earth space? Of all the infinite variety of phenomena on the face of the Earth, how does one decide what phenomenon to observe?
There is no such thing as a complete description of the earth or any part of it, for every microscopic point on the earth's surface differs from every other such points. Experience shows that the things observed are already familiar because they are like the phenomenon that occur at home, or because they resemble the abstract images and models developed in the human mind. How are abstract images formed? Human alone among the animals possesses language. Their words symbolize not only specific things but also mental images of classes of things. People can remember what they have seen or experienced because they attach a word symbol to them. During the long record of our effort to gain more and more knowledge about the face of the earth as the human habitat, there has been a continuing interplay between things and events. The direct observation through the senses is described as a percept. The mental image is described as a concept. Percept are what some people describe as reality, in contrast to mental images, which are theoretical, implying that they are not real. The relation of percept to concept is not as simple as the definition implies. It's now quite clear that people of different cultures or even individuals in the same culture develop different mental images of reality, and what they perceive is a reflection of these perceptions. The direct observation of things and events on the face of the earth is so clearly a function of the mental image of the mind of the observer that the whole idea of reality must be reconsidered. Concepts determine what the observer perceives, yet concepts are derived from the generalizations of previous percepts. What happens is that the educated observer is taught to accept a set of concepts and then sharpens or changes these concepts during a professional career. In any one field of scholarship, professional opinion at one time determines what concepts and procedures are acceptable, and these form a kind of model of scholarly behavior. अब चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पैसेज को आप लोग सोचेंगे कि मैम बस रीड करती चली जाती हैं, एक्सप्लेन तो करती नहीं। अब इतना बड़ा पैसेज है, अगर मैं आपको एक बार रीड करूँगी, फिर इसका हिंदी बताऊँगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। पैसेज को सिर्फ रीड करने का मेरा मोटिव इतना होता है कि आप भी इसको मेरे साथ रीड कर सके, ठीक है। जब आप खुद से रीड करते चलेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठेगी, मेरे सुनाने से नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट द प्रॉब्लम रेज्ड इन द पैसेज रिफ्लेक्ट्स। अब आप समझ गए होंगे कि पैसेज में क्या प्रॉब्लम जो है वो जो रेज हुई है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। तो पैसेज में जो प्रॉब्लम रेज हुई है दैट इज आपका कल्चरल परसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ह्यूमन बींग्स हैव मोस्टली इन माइंड। ह्यूमन बींग्स के माइंड में क्या रहता है पैसेज के अकॉर्डिंग कि प्रिपरेशन ऑफ मेंटल इमेजेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, concept means a mental image, a reality, an idea expressed in language forms, या फिर all of the above। So correct answer for this question कि एक आइडिया जो कि आपकी लैंग्वेज फॉर्म में एक्सप्रेस होता है वही आपका कंसेप्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन ऑफ परसेप्ट टू कंसेप्ट इज। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, फिर एब्सोल्यूट है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिव। कैसा है? रिफ्लेक्टिव है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पैसेज द अर्थ इज टेकन एज। पैसेज में अर्थ को क्या माना है? का ग्लोब, ह्यूमन हैबिटेट। तो अर्थ को यहाँ पर एक सेलेस्टियल बॉडी माना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब परसेप्ट का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थ्रू दी सेंसेस या फिर अ कंसीव्ड आइडिया। तो एंड्स ऑफ ए स्पेक्ट्रम या एब्स्ट्रैक्ट इमेज। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है कंसीव्ड आइडिया। तो हमारी एक धारणा ही जो है वो हमारा परसेप्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्शन रिसर्च मीन्स। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तुरंत जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस रिसर्च का हम इस्तेमाल करते हैं वही आपका एक्शन रिसर्च होता है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज रिसर्च कैसी है आपकी। सर्च अगेन, इसमें आपको बार बार सर्च करना है, बार बार कुछ ना कुछ ढूंढना है, या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, या फिर आपको एक साइंटिफिक वे में वर्क करना है और किसी भी प्रॉब्लम का सच ढूंढना है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि आपको सॉल्यूशन से पहले उसका तो ढूंढना है कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, तब आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे और एक साइंटिफिक वे में आप वर्क करेंगे। तो यही रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। जो कॉमन टेस्ट होता है आपका रिसर्च डिमांड में, उसकी जो प्रायोरिटी रहती है ज़्यादातर वो किस पे रहती है, रिलायबिलिटी पे, यूजेबिलिटी पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, या फिर इन सभी पे। तो देखिए, जब कॉमन टेस्ट होता है रिसर्च में तो वहाँ आपकी प्रायोरिटी ये भी रहती है कि वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, साथ ही साथ वो यूज़ करने योग्य भी हो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 16, which of the following is the first step in starting the research process। अब रिसर्च प्रोसेस को जब स्टार्ट करना है तब इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो सबसे पहले आएगा। क्या सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, आपको इंफॉर्मेशन की सोर्सेस को सर्च करना है प्रॉब्लम लोकेट करने के लिए, या फिर आपको रिलेटेड लिटरेचर का सर्वे करना है, या फिर आइडेंटिफिकेशन करनी है प्रॉब्लम की, या फिर आप सर्च करेंगे सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। तो देखिए, प्रॉब्लम बिना पता करे आप सबसे पहले तो सर्चिंग तो नहीं करने लग जाएंगे ना प्रॉब्लम को, तो ये तो ऑप्शन गलत है ही है। फिर आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी ना, तो ये भी गलत है। लिटरेचर का सर्वे तो आप बीच में, आप जब रिसर्च पेपर लिखते हैं वही आपको पता है सर्वे कब आता है आपका, सॉरी लिटरेचर कब लिखते हैं आप, जब पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद कहीं जाकर आपका लिटरेचर आता है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप प्रॉब्लम को लोकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स सबसे पहले ढूंढते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन की जो सोर्स है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, तो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका एग्जाम्पल है अप्लाइड रिसर्च का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड होता है, नेगेटिवली स्क्वेयर्ड होता है, लेप्टोकर्टिक स्क्वेयर्ड होता है, जीरो। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो आपका जीरो स्क्वेयर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो आपका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जीरो स्क्वेयर्ड होता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो डेटा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इस जीरो स्क्वेयर्ड में आपका डेटा ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस। जब बात हो रही होती है तो मैसेज को सुनने में, ठीक है, सबसे बड़ा जो बैरियर है वो क्या है, तो वो आपका क्या होता है, ऑडियंस का एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब जब कहीं कोई कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे जितने भी ऑडियंस बच्चे जब वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी जो टॉक होती है उसका जो साउंड लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से जिस अकेले इंसान की हमें बात सुननी है उसकी बात सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ पर जो ऑडियंस है उनकी टॉकिंग बाधा बनती है, ठीक है, रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आ रहा है आपका, तो देखिए न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, रेडियो हो गए, ये आपके प्री मॉडर्निज्म में है। टेलीविज़न जो है ये आपका पोस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिडैक्टिक कम्युनिकेशन इज। तो देखिए ये थोड़ा सा नया वर्ड है जो हमने अभी देखा है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिडैक्टिक कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो कम्युनिकेशन होता है
ये कम्युनिकेशन आपका वन वे डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो आपका वन वे डायरेक्शन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो आते हैं, इसमें आता है आपका लेक्चर मेथड, यानी कि सिर्फ टीचर बोलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना, एक ही तरफ से बस कम्युनिकेशन हो रही है। विचार, जो आपके विचार हैं उनका आदान प्रदान सिर्फ एक तरफ से हो, वो आपका वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है। और डिडक्टेड कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आपका लेक्चर हो गया, ठीक है, आपका टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में जो मूवी चल रही है वही आप देखेंगे, आप वहाँ उसके एक्टर एक्ट्रेस से बात नहीं कर सकते। ठीक है, रेडियो में जो भी हो रहा है वो आप सिर्फ सुनेंगे, वहाँ अपना जो सजेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपके वन वे कम्युनिकेशन होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके ड्रॉबैक्स की, तो इस डिडक्टेड कम्युनिकेशन में सबसे पहली बात, लर्निंग जो होती है वो पैसिव होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉलेज को इम्पोज किया जाता है, थोपा जाता है। क्यों? क्योंकि जब लेक्चर, मान लीजिए जब लेक्चर का एग्जाम्पल लेते हैं, जब टीचर आपको लेक्चर दे रहा है उस पर सिर्फ वही बोलेगा, आप नहीं बोल सकते, तो आप कहीं ना कहीं बोर होने लगते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस टाइम पर आपको नींद आने लगती है, बोर फील करने लगते हैं। तो यही पैसिव लर्निंग हो जाती है। ठीक है, लर्निंग जो होती है यहाँ पे अथॉरिटेटिव होती है आपकी। इस डिडक्टिव कम्युनिकेशन में लर्निंग अथॉरिटेटिव होती है और यहाँ पर कम ऑडियंस ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर फीडबैक नहीं रहता इसके लिए। ठीक है, तो ये डिडक्टेड कम्युनिकेशन कैसा होगा आपका, अब आप खुद समझ जाइए कैसा होगा। ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैसा होता है, इसमें आपकी सेल्फ टॉक होती है, यानी कि सिर्फ खुद से ही बात की जाती है, या फिर कुछ याद करा जा रहा हो तब बोलते हैं हम कि वहाँ रखा था। अगर आप कुछ रख के भूल जाएंगे, हमने फ़ोन, हाँ मैं रूम में आया था, फिर मैंने शायद सोफ़े पे रखा था, नहीं फिर मैं सोफ़े के बाद, तो इस टाइप से जब आप बोल रहे हैं तो यही जो कम्युनिकेशन है ये इंट्रापर्सनल है, जहाँ कोई और नहीं सुन रहा आपकी बात, आप खुद से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ टॉक कब करते हैं, आप जब कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर जब आप रट रहे होते हैं, जब आप अपना एग्ज़ाम के लिए याद कर रहे होते हैं, तब आप बोल के पढ़ते हैं। तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। तो हमने भी देख लिया डिडक्टेड कम्युनिकेशन जो है आपका वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफ से ही बोला जाएगा, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा इंटरपर्सनल, एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंटरपर्सनल ही होगा, क्योंकि इंटरपर्सनल में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक, दो या फिर इससे ज़्यादा लोगों के बीच होता है। बोलता भले ही एक इंसान है लेकिन सुनते सब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन टू और मोर पीपल्स के बीच में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, अब कम्युनिकेशन में लैंग्वेज कैसी होती है आपकी, नॉन वर्बल कोड होता है, वर्बल कोड होता है, सिंबॉलिक कोड होता है, फिर आइकॉनिक कोड होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्बल कोड। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में लैंग्वेज की, तो वो आपका वर्बल कोड होता है। वर्बल कोड को अगर हम बात करें तो ये आपका सेट ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स होता है इन द क्रिएशन ऑफ मैसेज। और अगर हम बात करें वर्ड्स की, तो ऑब्वियसली वर्ड्स आपके या तो बोले जाएंगे या फिर वो लिखे जाएंगे, तो या तो वो स्पोकन फॉर्म में होंगे या फिर वो रिटन फॉर्म में होंगे। तो इसीलिए हम कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को वर्बल कोड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो द करेक्ट सीक्वेंस जो रहेगा आपका, सबसे पहले सोर्स होगी, फिर चैनल आएगा, फिर आप मैसेज ट्रांसमिट करेंगे और फिर मैसेज को रिसीव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब रिसीवर तो बहुत ही पहले आ रहा है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 24 assertion is mass media promote a culture of violence in the society। मास मीडिया से क्या हो रहा है, वायलेंस आ रहा है सोसाइटी में, वायलेंस का जो कल्चर है वो बढ़ रहा है।
ठीक है। और रीज़न में यहाँ बताया है क्योंकि वायलेंस जो है वो सेल्स इन द मार्केट एज पीपल देमसेल्फ आर वायलेंट इन कैरेक्टर, और वायलेंस जो है वो मार्केट में इसलिए बिक रहा है क्योंकि यहाँ पर पीपल जो है वो उनका ही वायलेंट कैरेक्टर है। तो देखिए ऑप्शन ए वाली बात तो ठीक है कि मास मीडिया से वायलेंस का जो है सोसाइटी में बढ़ रहा है, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये गलत ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि सॉरी, it is the correct answer for this question. Question number 25. When an error of 1% is made in the length of a square, जब एक स्क्वायर की लेंथ में 1% का एरर होगा, ये एरर वाला क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था। तो जब 1% का एरर होगा स्क्वायर की लेंथ में, तो एरिया में, स्क्वायर के एरिया में कितनी परसेंट का एरर होगा? बिल्कुल 1% का एरर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।